आज हम लोग सेक्शन 15 से 18, 15, 16, 17, 18 ये तीनों सेक्शन एक साथ पढ़ेंगे। कौन सा? बी एस ए का 15, 16, 17 और 18। कल का 13 और 14 भी रह गया है, उसको नॉर्मली पढ़ लेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। सेक्शन 15 बी एस ए, डिफाइन एडमिशन, स्वीकृति की परिभाषा देती है। एडमिशन डिफाइन, स्वीकृति की परिभाषा। इस स्वीकृति की परिभाषा में स्वीकृति वो मौखिक, क्या क्या, मौखिक, दस्तावेजी, मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल आर डॉक्यूमेंट्री आर कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तीन बातें हो गई, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फिर क्या कहता है कि विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट। हम लोग सेक्शन 4 से 50 तक में क्या पढ़ रहे हैं पता है? तो अभी ये दो शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे सेक्शन 50 तक। कौन कौन से? फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट। तो कहता है कि जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता हो। क्या कहता है? अनुमान इंगित करता हो। यहाँ पे शब्द आ रहा है अनुमान इंगित करता हूं। अभी इस अनुमान पे केस है 2024 का नया, अनुमान इंगित करता हूं। इंग्लिश में इन्फ्रेंस एज टू एनी फैक्ट एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन, और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा किया गया हो, इसके द्वारा, जो ऐसी परिस्थितियों में किसी ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा किया गया हो, जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जो उसमें इसके पश्चात वर्णित है, यानी 16, 17 और, ठीक है, यानी इसके पश्चात सेक्शन 15 के बाद क्या आएगा? 16 आएगा, 16 के बाद 17 आएगा। तो यहाँ पे अनुमान इंगित करता हो और उसके बाद फैक्ट कौन से होने चाहिए? रिलेवेंट होना चाहिए और फैक्ट इन इशू होना चाहिए। सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस होना चाहिए। ये एलिमेंट्स है, यानी तीन एलिमेंट्स तो आपको ओरल, इलेक्ट्रॉनिक और डॉक्यूमेंट्री मिल गया। उसके बाद दो बातें और है, फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होना चाहिए, रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, और सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस होना चाहिए, ठीक है ना। फिर मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया जो अंडर द circumstances here in after mentioned, इसके बाद जो मेंशन है, तो इसके बाद मेंशन है 6 से 18 में। और फिर इसमें जो अनुमान इंगित करता है यानी सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस,
इस पे सुप्रीम कोर्ट का 2024 का एक केस है। हाँ, वो 2024 का जो केस है, राजा गौंडर बनाम एम सेनगोडन, राजा गौंडर बनाम एन सेनगोडन, गौंडर। वर्सेस सेन, एम सेन गोंडन, एम सेन गोंडन, 2024, 2024 का केस है। इसमें ये कहा था कि चूंकि जो एडमिशन होता है ये जानबूझकर और चेतनावस्था में होती है, जिसको कहते हैं ना कि आप अपने खुश मिजाजी से कोई चीज स्वीकार करते हो, है ना। तो जब आप खुश मिजाजी से कोई चीज स्वीकार कर रहे हो तो फिर वहां पे अनुमान किस बात का लगाया जाए भाई? जब आप ही बोल रहे हो तो फिर उसमें अनुमान किस बात का? तो लोग बोलते नहीं कि भाई आप इसको स्वीकार कर लीजिए सारा काम हो जाए, बोलते कि नहीं बोलते? तो जब स्वीकार कर लिया गया तो फिर उसमें अनुमान की कौन सी बात बची बची है क्या? तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, जो अनुमान फिर यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आपने उसको मर्जी से स्वीकार कर लिया है तो फिर वहां पे अनुमान की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद देखिए, इसमें तीन बातें आपकी इस पूरे धारा में तीन बातों पे ध्यान रखा गया है। इस पूरी धारा में तीन बातों पे ध्यान रखा गया है। पहला ये कि स्वीकृति, ये सेक्शन 15 जो है क्या कहता है, ये डिफाइंड एज एडमिशन, यानी एडमिशन को, स्वीकृति को ये परिभाषित करती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये आपका जो है स्वीकृति तभी सुसंगत होगी जब अधिनियम में बताए गए व्यक्तियों द्वारा की गई हो, यानी कि किसके द्वारा स्वीकृत की जा सकती है उसकी एक लिस्ट है। ठीक है, उस लिस्ट में से आप आओगे तब आप एडमिशन करोगे, तभी वो एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होगी। यानी पहला डिफिनेशन। दूसरा, उसमें स्वीकृत करने वाले लोगों की लिस्ट। और तीसरी बात ये कहता है कि वो परिस्थितियां जिसमें वो की गई हैं वो क्या होना चाहिए, वो सुसंगत होनी, नहीं रिलेवेंट होनी चाहिए, जो अधिनियम में बताई गई हैं। और वो रिलेवेंट जो परिस्थितियां इस एक्ट में बताई गई हैं वो कौन कौन सी है पता है? सेक्शन 14 से लेके 16 से लेके 24 तक, सेक्शन 16 से 24। ठीक, यानी 16 से 24 क्या है, परिस्थितियां। ठीक है, तो अब 15 में से 16 17 18, 16 17 18 में वो पर्सन बताए गए हैं जो कन्फेशन एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम उन व्यक्तियों पे चलते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं। ये तो बन गया ना, इसका एलिमेंट्स तो बन गया ना। अब इसके एलिमेंट्स अगर देखना है सेक्शन, तो चार एलिमेंट बनते हैं। पहला एलिमेंट्स क्या बना था, ये कि कथन मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा ये कि कथन ऐसा होना चाहिए जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के निष्कर्ष में ले जाया जा रहा हो या उसका अनुमान इंगित कर रहा हो। तीसरा, 16 17 और 18 के में वर्णित व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। और लास्ट में जो है ये कि कथन उन धाराओं में वर्णित परिस्थितियों में किया गया हो। और वर्णित परिस्थितियां आपकी 16 से 24 में दी गई। तो ये आपका इस सेक्शन का क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स है, जो अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि कौन व्यक्ति एडमिशन कर सकता है। उसकी एक लिस्ट है आपके पास। उसमें पहला लिखिएगा, कार्रवाई के पक्षकार, पार्टीज ऑफ द सूट जो होता है, पहले हिंदी में लिख लीजिएगा, कार्रवाई के पक्षकार।
यानी ऐसे लिख लो, पार्टीज लिख लो, पार्टीज, पार्टीज लिखो, फिर एजेंट लिखो हिंदी में, मतलब पहले कार्यवाही के पक्षकार हो गया हिंदी में, और इंग्लिश में पार्टीज। दूसरा लिखिएगा, ऐसे पक्षकार द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता यानी अथराइज्ड एजेंट। दूसरा, अथराइज्ड एजेंट, अथराइज्ड एजेंट, ऐसे पक्षकार द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता। फिर तीसरा है, ऐसे पक्षकार जो प्रतिनिधि की हैसियत में है, यानी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। दूसरा, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो, ऐसे पक्षकार जो प्रतिनिधि की हैसियत में है, ठीक, यानी कि लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक। चौथा, इंटरेस्टेड पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति, इंटरेस्टेड पर्सन। चौथा, ऐसा व्यक्ति जिसका कार्रवाई की विषय वस्तु पर, ऐसा पक्षकार जिसकी कार्रवाई की विषय वस्तु में धन संबंधी हित हो। अब धन का मतलब संपत्ति संबंधी जो भी है, ठीक है, उसमें कई चीजें हैं। तो इंटरेस्टेड पर्सन होना चाहिए जो 16 में है। फिर 5 पॉइंट, पूर्ववर्ती हक वाला व्यक्ति, पूर्ववर्ती हक वाला व्यक्ति, यानी कि प्रीवियसली डिराइव्ड इंटरेस्टेड पार्टीज, इंटरेस्टेड डिराइव्ड इंटरेस्टेड, प्रीवियसली इंटरेस्टेड पार्टीज। फिर थर्ड पार्टीज स्टेटमेंट, पर व्यक्तियों के कथन, पर व्यक्तियों के कथन, इनके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं, तभी होगा अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। पर व्यक्तियों के कथन हो गया, थर्ड पार्टी, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ थर्ड पार्टीज हो गया। 7, रेफरी, मध्यस्थ। 7, रेफरी, रेफरी समझ रहा है ना, मध्यस्थ जो रेफरी होता है, ठीक है। फिर अगर आपको, जब मैंने वो 5 पॉइंट याद करवाए थे, कैटेगरी करवाई थी जब मैंने, कहाँ पे याद आ रहा है कुछ? सेक्शन 4 से लेके पूरा 50 तक गए थे ना, याद है उसमें? अब ये किस कैटेगरी में आएगा? स्वीकृत, स्वीकृतियां और संस्कृतियां 15 से 25, और 26 से 27। आ एनेक्सेस जो व्यक्ति मिल नहीं सकता, प्राप्त नहीं हो सकता, उसके बारे में था। और फिर नेक्स्ट क्या था? विशेष परिस्थितियों में किए गए, ठीक है, 32 से 28 से, ठीक। तो ये भी उसी में आ रहा है, 15 से 25 के दायरे में, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट, अब बातें पता चल गई, बातें पता चल गई। अब इसमें हम लोग आए टॉपिक पे, कौन कर सकता है, किस लिए होता। पहले तो इसका एक मिजाज समझ लो, ये एडमिशन का मिजाज ये है, सीधी भाषा में, कि जब आपका किसी विद्यालय में एडमिशन हो जाता है, तो फिर उस पे किसी प्रकार का कोई ब्लेम लगता है क्या? एडमिशन होने के बाद ब्लेम कब लगता है? जब एक एडमिशन यहाँ लिए, दूसरा एडमिशन और लिए, तीसरा एडमिशन और लिए, चौथा एडमिशन और लिए, तब होता है कि आप एक ही स्कूल से कर सकते हो, सबसे नहीं कर सकते, है ना? या सबको जोड़ के कहा जाए एडमिशन ही तो है, ऐसा नहीं।
यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति से ऋण लिया, उधार लिया, और आपकी आदत है कि आप उधार लेने के बाद उसको अपने डायरी में एंट्री कर देते हो। दो चीजें होती है, एंट्री कर देते हो या किसी को आपने कन्वे कर दिया कि यार मैंने इससे उधार लिया था। तो यहाँ पे तीन पार्टी हो गई, एक तो आप हो गए, एक वो जानने वाला हो गया, एक आपकी डायरी हो गई। अब वो व्यक्ति जिससे आपने ऋण लिया था, वो व्यक्ति आपसे ऋण मांग रहा है, आप उसको दे नहीं रहे हो, तो उसके पास क्या विकल्प होगा? उसके पास यही विकल्प तो होगा कि वो कोर्ट जाए। वो कोर्ट पहुंच गया, कोर्ट पहुंचने के बाद अब ये व्यक्ति को बुलाया गया, ये व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई एडमिशन नहीं कर रहा। तो पहले तो ये ओरल वाले में आता है कि अगर वो कह देता कि हाँ साहब मैंने लिया था, तो उसका जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी को स्वीकार कर लो, खत्म काम। भाई आप अपनी लाइबिलिटी को एक्सेप्ट कर लो, काम खत्म। फिर किसी एविडेंस की, किसी साक्ष्य की, सबूत की कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये तो होता नहीं किया। अब अगला जो बंदा वो बोल रहा है कि साहब इनकी एक आदत है कि जब ये किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं तो एक डायरी रखते हैं जो कारोबार के सामान्य अनुक्रम में होती है, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो बोला अच्छा, तो डायरी लाइए। कब का मामला? तो बोला साहब इस तारीख का मामला था। उस डायरी में वो जितना रुपया लिया था उतना लिखा हुआ, जितना उसने वाद में चैलेंज किया उतना रुपया उस तारीख में वो लिखा। तो अब ये डॉक्यूमेंट्री स्वीकृति हो जाएगी। आप बोलिए ना बोलिए डजंट मैटर, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री क्या हो गई? एडमिशन हो गया। अब वहां पे उसको कोई और चीज देने के लिए नहीं बाध्य किया जाएगा, ना कुछ और कहने दिया जाएगा। अब वो डायरी किसके इंटरेस्ट में? क्योंकि स्वीकृति जो होती है वो हमेशा आपके अगेंस्ट होती है, किसके फेवर में, किसके पक्ष में जाती है? स्वीकृति जो करता है, भाई हम कहते हैं हमने कर्ज लिया है, खत्म था, हमारे अगेंस्ट चली गई ना। तो स्वीकृति करने वाले के अगेंस्ट। अब हमने कह दिया तो हमारे विरुद्ध हो गया ना मामला, हमारे पक्ष में हुआ क्या? करने वाले के अगेंस्ट होती है। अगर हमने कोई चीज स्वीकार कर लिया, ऋण देना हमने स्वीकार कर लिया, तो हमारे पक्ष में होगी, विरुद्ध विरुद्ध होगी, हमारे हमारे विरुद्ध होगी। अब विरुद्ध ये होगी कि हमको अब देना पड़ेगा, अब हमको देना पड़ेगा। हाँ, नहीं समझ में आ रहा। कन्फेशन क्या होता है? हाँ, कन्फेशन क्या होता है? संस्कृति, मैं कबूल करता हूं। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं। तो जब आप स्वीकार कर लेते हो तो वहां पे तो सारा मामला अब आपके विरुद्ध चला जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप नहीं मान रहे हो कि नहीं, देखो दो कंडीशन होती है। जब तक नहीं मान रहे हो तो वो आपके पक्ष में, डायरी आपके लिखी हुई रखी है, तो अभी मुकदमा किसके पक्ष में है? क्योंकि वो अगली पार्टी जो सबूत दे रहा है कुछ दे ही नहीं पा रहा, वो किसके पक्ष में है? अभी तो किस आपके पक्ष में है ना, क्योंकि आपको नहीं देना पड़ेगा पैसा। जब आपको देना पड़ेगा तो फैसला किसके विरुद्ध जाएगा? फैसला किसके विरुद्ध जाएगा? फैसला जब
साक्ष्य मिल जाएगा तो फैसला किसके विरुद्ध जाएगा? जब आप स्वीकार कर लोगे तो फैसला किसके विरुद्ध जाएगा? आपके विरुद्ध जाएगा कि आपके पक्ष में आएगा? सोचो, आप ऋण देना नहीं चाह रहे हो और आपने स्वीकृत कर लिया और आपको अब ऋण देना पड़ेगा, तो जब ऋण देना पड़ेगा तो आपके पक्ष में होगा कि विरुद्ध होगा? आपके विरुद्ध होगा ना, निर्णय आपके विरुद्ध जाएगा। ठीक। और स्वीकृतियों में जैसे होता है ना कि स्वीकृति आपके पक्ष में भी हो सकती है। जैसे मान लो कोई चीज है, हमने कहा साहब ये हमारी चीज है, देखिए यहां ध्यान देना, स्वीकृति स्वीकृति जो होती है ये हमारी चीज है, हमने अपने पक्ष में कहा, तो ये स्वीकृति अब इसी पे आपकी है, आपने साबित कर दिया तो आपके पक्ष में हो गई, आपके हक में हो गई, आपके अगेंस्ट नहीं गई ना। लेकिन जहां पे अगले ने वाद दायर किया है और वहां पे आप स्वीकृति करते हो, तो वहां पे फैसले जो होंगे आपके पक्ष में नहीं जाएंगे, तो कथन जो होंगे वो आपके पक्ष के की डायरी जो आपकी लिखी हुई है किसके पक्ष की लिखी हुई है? आप ही ने तो अपने पक्ष में लिखा था भाई। डायरी कहते नहीं कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी आपने, नहीं लिखे होते तो नहीं लिखे होते तो सच दे पता क्या वो, क्योंकि हमको तो बोलना ही नहीं था, हम स्वीकार कर। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, नहीं एडमिशन कर लेते हो, तो वो आपके पक्ष में हो जाता है। ठीक है, आपके पक्ष में क्या होता है ये ध्यान रखना, आपके पक्ष में ये हो जाता है कि अब कोर्ट को किसी और सबूत की जरूरत नहीं है और वो आपसे अब और कुछ नहीं मांगेगा। जैसे होता है कि बेल बेल सॉरी बेल इसमें जब कोई अपील होती है या कोई केस होता है, जब उनमें आप समझौता कर लेते हो तो आपको अपील का अवसर दिया जाता है। समझौते से किए गए फैसलों में क्या अपील का अवसर होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इसलिए कि आप लोग अब उस पर सहमत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं अपने इसके फिप्सन महोदय ने इसके बारे में 3 बातें कही थी। फिप्सन कि रीजन फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशन, रीजन फॉर, इसका सिनॉप्सिस बना लो पहले। फिप्सन महोदय ने इसके बारे में 3 बातें कही थी, ठीक है, 4 बातें। रीजन फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशन, पहला एडमिशन एज वेवर ऑफ प्रूफ, एडमिशन एज वेवर ऑफ प्रूफ। हिंदी में लिखना ना, एडमिशन एज वेवर ऑफ प्रूफ। स्वीकृति सबूत का अद्यतन है, स्वीकृति सबूत का अद्यतन है। अब सबूत क्या होता है बताया था उस दिन, साक्ष्य और सबूत में अंतर है, एविडेंस और प्रूफ में अंतर है। तो अब यहाँ पे जब एडमिशन हो गया है तो हम आपसे प्रूफ नहीं मांगेंगे, क्योंकि आपने खुद अपने मुंह से कह दिया ना, तो अब हम आपसे प्रूफ लेंगे क्या? नहीं ना। तो इसीलिए कहते हैं कि स्वीकृति सबूत का अद्यतन है, अद्यतन मतलब वेवर, एडमिशन एज वेवर ऑफ प्रूफ। दूसरा, स्वीकृति अपने हित के विपरीत होती है, स्वीकृति अपने हित के विपरीत होती है। एडमिशन एज स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट, स्वीकृति अपने हित के विपरीत होती है। एडमिशन एज स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ध्यान रखने का। ठीक है, तीसरी बात, यहाँ पे यहीं पे कंफ्यूजन होता है, आप लोग इंटरेस्ट नहीं ध्यान देते हो और अपने विरुद्ध कह देते हो, आपके इंटरेस्ट के विरुद्ध होती है। ठीक है, तीसरा,
तो अब कर्जा देना है, हमने स्वीकार कर लिया तो अब तो देना ही पड़ेगा ना। तो हमारा इंटरेस्ट किसमें, ना देने में इंटरेस्ट होता है कि देने में इंटरेस्ट होता है? ना देने में इंटरेस्ट होगा तो फायदा होगा ना, हित होगा। नेक्स्ट, स्वीकृति विरोधात्मक कथनों के साक्ष्य के रूप में। स्वीकृति विरोधात्मक कथनों के साक्ष्य के रूप में, एडमिशन एज एविडेंस ऑफ। स्वीकृति विरोधात्मक कथनों के साक्ष्य के रूप में, एडमिशन एज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। फोर्थ पॉइंट, स्वीकृति सत्य के साक्ष्य के रूप में। स्वीकृति सत्य के साक्ष्य के रूप में, एडमिशन एज एविडेंस ऑफ ट्रूथ। एडमिशन एज एविडेंस ऑफ ट्रूथ। हो गया। फिर उसके बाद लिखिएगा, ये फिफ्सन के ये चारों स्टेटमेंट है, ठीक है, फिफ्सन फिफ्सन महोदय के। अब आइए आगे। फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन। फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन, प्रारूपिक या न्यायिक स्वीकृतियां। प्रारूपिक या न्यायिक स्वीकृतियां, फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन। दूसरा, अनौपचारिक तथा आकस्मिक स्वीकृति। अनौपचारिक तथा आकस्मिक स्वीकृति, इनफॉर्मल एंड कैजुअल एडमिशन। अनौपचारिक तथा आकस्मिक स्वीकृति। तीसरा, एडमिशन बाय कंडक्ट, आचरण द्वारा स्वीकृति। हो गया, आचरण द्वारा स्वीकृति। नेक्स्ट आइएगा, ये आपका सेक्शन, उसमें 15 में इतनी बातें आपको देखनी है, ठीक है। अभी आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लो जरा, दोबारा।